बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद सर अजीम एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फोर्थ एक्सरसाइज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वी हैव डिस्कस्ड थ्री exercises and now we are going to discuss our fourth exercise. So let's start with question number 1. The father as well as his sons. देखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ना, वो है प्रेफरेंस रूल, जिसमें समटाइम्स हम क्या करते हैं, मतलब ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं। समटाइम्स हम फर्स्ट वन को प्रेफर कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम सेकंड वन को प्रेफर कर रहे होते हैं। मतलब बीइंग अ टीचर या बीइंग एन एग्जामिनर, अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा ना बच्चों से, तो बिलीव मी मैं लाजमी तौर पर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बनाऊंगा। किसका? प्रेफरेंस रूल का। तो होता क्या है कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहे होते हैं तो हमें दोनों को कंबाइन करने के लिए लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ वर्ड चाहिए होता है। हम उस वर्ड पर रहते हुए ये फैसला करते हैं कि हमने फर्स्ट को प्रेफर करना है या सेकंड को। प्रेफर करने का मतलब कि हमारा वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंगली आएगा या सेकंड के अकॉर्डिंगली। हम पहले भी बड़े क्वेश्चन जो है इसके डिस्कस कर चुके हैं और ये चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है तो इसलिए हमारी हर एक्सरसाइज में एक दो तीन क्वेश्चंस लाजमी तौर पर शामिल रहते हैं। किसके? प्रेफरेंस रूल के। अब देखें, हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट है द फादर, सेकंड सब्जेक्ट है हिज सन्स, और दोनों को कंबाइन किया गया है एज वेल एज के साथ। हम एक्सप्रेशंस पढ़ चुके पहले कि अगर विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एज वेल एज, अकम्पनीड बाय, बट, लाइक, अनलाइक, बिसाइड, एक्सेप्ट फॉर, अगर ये सारे एक्सप्रेशन होंगे तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ रहेगी? फर्स्ट वन के साथ। और अगर हम आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली को देख रहे हैं बट आल्सो को, तो फिर हमारी प्रेफरेंस किसके साथ रहेगी? सेकंड सब्जेक्ट के साथ। तो चूंकि यहां पर एज वेल एज है तो इसका मतलब हमारी प्रेफरेंस किसके साथ है? फर्स्ट वन के साथ। अब फर्स्ट वन के साथ प्रेफरेंस का मतलब हमारा सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंगली होगा? फर्स्ट वन के अकॉर्डिंगली होगा। अब फर्स्ट वन के अकॉर्डिंगली चूंकि फर्स्ट सिंगुलर है तो इसका मतलब हम फादर के लिए हैव या आर तो लिख नहीं सकते। अब हमने डिसाइड करना है इज और हैज में से। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास यहां पर एडजेक्टिव है तो डेफिनेटली हमें लिंकिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट को, नाउन को एडजेक्टिव से कौन जोड़ता है? लिंक करता है, लिंकिंग वर्ब। अब हम यहां पर ऐसा तो लिख नहीं सकते हैज इंडस्ट्रियस। हैज इंडस्ट्रियस लिखेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो यहां पर हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए बेटे क्या लिखना है? हमें हैज नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है? इज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फादर की वजह से और एडजेक्टिव की वजह से क्या रहेगा? इज रहेगा। मैं आपको हमेशा से ये क्या कहता आ रहा हूं कि याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपके पास दो ऑप्शन तो होंगे सिंगुलर प्लूरल में से चूज करने के लिए, लेकिन दो ऑप्शन आपको लाजमी तौर पर जब तक आपने वर्ब नहीं पढ़ा होगा ना तब तक आप इसको सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, गलती कर जाएंगे और बाद में आप सोच यही रहे होते हैं कि यार मेरे से गलती सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हुई। एक्चुअल में आपके पास पेपर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती नहीं हुई होती, आपसे गलती होती है वर्ब की, जिसको आप खाते में डाल देते हैं, पल्ले में डाल देते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है नो वन बिसाइड्स। अब वही बात है, हमारे पास बिसाइड्स है तो डेफिनेटली हमने किसको प्रेफर करना है बेटे? फर्स्ट वन को प्रेफर करना है। अब जेम्स तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ही क्या है? नो वन। और नो वन तो आप जानती हैं कि नो वन हमारे पास हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब जब सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अब पहली बात तो यह है कि ये थर्ड फॉर्म तो कोई टेंस ही नहीं बनता, अकेला थर्ड फॉर्म कोई टेंस नहीं बनता, हमें साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। उसके बाद न्यूज, हम कभी भी सेकेंड फॉर्म के साथ एस का एडिशन नहीं करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन किया जाता है। और फर्स्ट फॉर्म हम तब लिखते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमने प्रेजेंट में रहना है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा नोज इट। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा? चार्ली। हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है? नो वन। और आप जानते हैं नो वन है, एनी वन है, सम वन है, समबॉडी है, नो वन है, नो बॉडी है। तो ये सारे के सारे जो ये जो सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, इन सबको हम क्या ट्रीट करते हैं? सिंगुलर ट्रीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है केट एंड नॉट यू। अब इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से समझ लीजिएगा। देखें, केट, उसके बाद कॉमा आ गया, कॉमा के बाद लिखा हुआ है एंड नॉट यू। अब नॉट किसको मॉडिफाई कर रहा है? यू को। मतलब नॉट किसको निगेट कर रहा है? यू को निगेट करना। मतलब सिंपल सी बात है कि हम यू के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट केट। हम केट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट भी क्या रहेगा? केट रहेगा। ठीक है, तो नॉट का वर्ड याद रखिएगा। लाइक अगर ये सेंटेंस होता केट नॉट यू, मतलब आप जैसे फर्ज करें, अगर ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को गौर से समझना आपने, जैसे मैं अगर इस सेंटेंस को कुछ यूं लिखूं, केट नॉट
कॉमा यू। अब यहां पर हमारे पास क्या है, नॉट किसको मॉडिफाई कर रहा है, नॉट केट को मॉडिफाई कर रहा है, वो कह रहा है केट नहीं है जी आप है, लेकिन जो सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ उसमें कहता है केट हो, आप नहीं हो। इसका मतलब इस वाले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, केट। लेकिन जो एग्जांपल मैंने आपके पास लिखी और हमेशा की तरह हमारा जो लैपटॉप है वो हमारे साथ शरारतें शुरू में करना शुरू हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बताता रहता हूं, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है आपने, क्योंकि ये हमें तंग करता है। अब मैं इतनी एडिटिंग तो यार करने से रहा कि मैं ये छोटी छोटी चीज़ों को भी एडिट करता रहूं। मेरी कोशिश ये होती है कि वन गो में सारी की सारी डिस्कशन हो जाए, क्योंकि वो आप जानते हैं अगर हम इसको एडिट करने में बैठते हैं तो बहुत सारा टाइम लग जाता है और फिर ऐसा बंदा एग्जॉस्ट होता है कि लेक्चर रिकॉर्ड करने का दिल नहीं करता। बहरहाल ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको इग्नोर करना आपने, जो आपके काम की बात है वो आपने देखते जाना है। तो अभी देखिएगा इस वाले सेंटेंस में हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, केट। लेकिन अगर ये लिखा हुआ होता केट नॉट और कॉमा लिखा हुआ होता और यू अलहदा लिखा हुआ होता तो फिर हमारा सब्जेक्ट क्या होता बेटे, यू होता। तो यहाँ पर जो कि केट है तो हमने सिंगुलर लेना है। तो सिंगुलर के लिए पहली बात तो ये है कि हैव वन और वर वन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों प्लूरल है। और वाज वन पैसिव स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है, केट एक्टिव स्ट्रक्चर के साथ होगा, डूअर ऑफ एक्शन है। तो इसका मतलब हम वाज वन नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, हम हैज वन। करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा अल्फा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से अपनी स्पीड को बढ़ाते रहेंगे। स्पीड को कैसे बढ़ाते रहेंगे, देखिए रूल्स आप पढ़ चुके, आपने लेक्चर्स लिए, बड़े डिटेल्ड लेक्चर आपके पास, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के देखे हैं। फिर हम 3 एक्सरसाइजेज इससे पहले कर चुके हैं। हमने गालबन कोई 300 के करीब क्वेश्चन जो है यानी कि 12 एक्सरसाइजेज जो है वो हमने डिस्कस करनी है। मेरी कोशिश है कि मैं हर वो क्वेश्चन, हर वो तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊं कि यार आप ये 300 क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करके डिस्कशन देख लेना, इसकी डिस्कस कर लें, तो बिलीव मी कोई ऐसा क्वेश्चन रह नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला आपके पेपर के लिए जो आप सोचेंगे कि यार इनसे हट के कोई क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेटली वर्डिंग तो चेंज होगी लेकिन रूल्स यही रहेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे कि टाइम के साथ साथ हम अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमें ऐसा कि 25 क्वेश्चन हैं तो हमने शायद पहली जो डिस्कशन थी वो 45 मिनट्स में की, लेकिन ऐसा ऐसा ये टाइम कम होता होता ये देखिएगा 25 मिनट से 25 मिनट्स में जाएगा, बल्कि 25 मिनट से भी कम होगा। क्योंकि उसकी रीजन ये फिर मैं, क्योंकि हम बहुत सारे रूल्स जो है बार बार डिस्कस कर चुके होंगे, तो मैं फटाफट से की पॉइंट को टारगेट करूंगा ताकि हम जल्दी से अगले क्वेश्चन पर जाए और आप अगले डिस्कशन पर जाएं। टाइम बचाना हमने। और वैसे भी मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि मेरी मजबूरी ये है कि मुझे आराम सुकून से बोलना है, मुझे डिटेल से बताना है। मेरे पास जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बताऊं। आप टाइम बाउंड नहीं है भाई। यूट्यूब आपको क्या कर रहा है, यूट्यूब आपको ऑप्शन दे रहा है कि इसकी स्पीड बढ़ाए, तो मेरी स्पीड बढ़ा दे, 1.25 कर ले, 1.5 कर ले, 1.5 कर ले, 2x कर लें और 2x करके फटाफट से सुन लिया करें, ठीक है। की पॉइंट सुना करें लाजमी तौर पर। अब देखें मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ना क्वेश्चन पढ़ना सिखा दूं, यार आपको सोचना सिखा दूं कि आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। अब देखें जेम्स टुगेदर विद आ गया तो डेफिनेटली हमारी प्रेफरेंस किसके साथ है, फर्स्ट वन के साथ। फर्स्ट वन जेम्स है, इसका मतलब वर और हैव तो हो नहीं सकता। अब हमारे पास वाज और हैज में से हम देखेंगे प्रेजेंट है, अगेन हमारे पास एडजेक्टिव है। अगर मैं यहां पर हैज प्रेजेंट लिखता हूं तो सेंटेंस ही नहीं बनता। इसका मतलब मुझे क्या है कि मुझे यहां पर क्या लिखना है, वाज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा। हमारे प्रेफरेंस रूल के अकॉर्डिंगली टुगेदर विद की वजह से हम किसको प्रेफर करेंगे, जेम्स को प्रेफर करेंगे। उसके बाद है जी 100 सेंट्स डैश इक्वल टू $1। अब आप बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़कर आए हम पहले भी, 10 माइल्स इज 50,000 इज, तो ये भी वही बिल्कुल सेम सेंटेंस है। जब आप किसी भी चीज को इक्वल कर रहे हैं किसी एक अमाउंट के, किसी एक नोट के, किसी एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट के, तो डेफिनेटली आपने उसको बेटे क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। 100 सेंट्स आर इक्वल टू $1 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 100 सेंट्स इज इक्वल टू $1। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, इज रहेगा। इसी तरह बिल्कुल सेम सेंटेंस है, बिल्कुल सेम रूल है, $2,000 डैश अ लार्ज सम। और मैं हमेशा आपको कह रहा हूं कि ये याद रखिएगा, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन पल्ले बांध लीजिएगा, ये इंडेफिनेट आर्टिकल पल्ले बांध लीजिएगा। ये इंडेफिनेट आर्टिकल आपको उंगली पकड़कर लेके जाता है करेक्ट ऑप्शन के पास, अगर आपकी आंखें खुली हुई है, दिमाग खुला हुआ है। अगर दिमाग बंद है, आंखें बंद है, तो फिर तो डेफिनेटली कुछ नहीं लेके जा सकता आपको करेक्ट ऑप्शन के पास। इनडेफिनेट आर्टिकल आपको उंगली पकड़ के उठा के करेक्ट ऑप्शन के पास लेकर जाता है कि भाई मैं सिंगुलर हूं, इसको सिंगुलर ट्रीट कर लो। तो
$2000 डैश अ लार्ज सम टू लूज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इज अ लार्ज सम टू लूज। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, अल्फा। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह ही है 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब अ लॉन्ग डिस्टेंस है, हम 10 माइल को लॉन्ग डिस्टेंस बना रहे हैं और अगेन इंडेफिनिट आर्टिकल है तो आपने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास दीपक विद हिज फ्रेंड्स। और अगेन प्रेफरेंस रूल, जब आप दो सब्जेक्ट को कंबाइन कर रहे होंगे विद के साथ तो डेफिनेटली आपने किसको प्रेफर करना है, फर्स्ट वन को। फर्स्ट वन चूंकि सिंगुलर है तो हम सिंगुलर को देखेंगे, तो सिंगुलर की वजह से पहली बात तो हैव और आर तो वैसे नहीं आ सकता। अब आगे आप देख रहे होंगे कि आगे थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। अगर मैं लिखता हूं इज साइंड द पिटीशन, तो ये तो हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर बन जाएगा और अजीब सा सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। हमें यहां पर बेटे क्या लिखना है, हैज साइंड। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। विद आ गया तो प्रेफरेंस किसके साथ जाएगी, फर्स्ट वन के साथ। फर्स्ट वन सिंगुलर है और थर्ड फॉर्म है तो हमें हैज फर्स्ट फॉर्म, हैज और थर्ड फॉर्म लिखनी है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, अल्फा। उसके बाद है जी डू यू डैश दीज इवेंट्स। कल मैं एक एक्सरसाइज पढ़ रहा था और मैंने उसके अगली एक्सरसाइजेज में मैंने एक क्वेश्चन भी शामिल किया, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन मुझे लगा। देखिए मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए हमारे पास जब भी आप डू, डज या डिड यूज करते हैं ना, तो डू, डज और डिड के साथ तो डेफिनेटली आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। आपको सब्जेक्ट देखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे डू यू, हमें यू तो देखना ही नहीं है, हमें तो डू देखना है। डू है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। एस तो आ नहीं सकता, साथ लाइकिंग आ नहीं सकता, हैव लाइक आ नहीं सकता। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा। अब जो मैं क्वेश्चन आपको कह रहा हूं, मैंने देखा, मैंने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था यार, कुर्बान जाऊं बनाने वाले के। ऐसे देखिए सेंटेंस था, सेंटेंस कुछ यूं था, हैव सॉरी सेंटेंस कुछ यूं था, डिड ही डैश। मतलब मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन बना रहा हूं, मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन आपको बना रहा हूं। और ऑप्शन हैं, ऑप्शन है आपके पास डिड ही हैज और डिड ही हैव। बड़ा मजे का क्वेश्चन और मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर करें पहले। मतलब ये छोटा सा क्वेश्चन है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं मैं बना रहा आगे, सिर्फ छोटा सा एक क्वेश्चन है। आप इसका पहले आंसर करें अपने तौर पर और फिर मैं इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताता हूं। देखें जब आप देखेंगे ना ही को, तो आप फौरन देखेंगे कि यार ही सिंगुलर है तो ही के साथ क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्या है कि डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। जब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है ना और हम हैव को वर्ब के तौर पर ले रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं ले रहे होते, तो आपने याद रखना आपने हैव को यूज करना होता है, हैज को यूज नहीं करना होता। जैसे बात को समझेंगे, देखिए आप हैव को लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म के तौर पर, आप हैड को लिखेंगे सेकंड फॉर्म के तौर पर, आप इंफिनिटिव के तौर पर हमेशा टू हैव लिखेंगे। आप कभी भी टू हैड, टू हैज नहीं लिखेंगे। आप आईएनजी के लिए हमेशा हैविंग लिखेंगे, आप कभी भी हैजिंग या हैडिंग नहीं लिखेंगे। आप हमेशा विल शैल के साथ कौन सा लिखेंगे, आप विल शैल के साथ हमेशा क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। आप कभी भी विल शैल के साथ हैज या हैड नहीं लिखेंगे। आप इसी तरह मॉडल एक्सिलरी जो आपके पास है, शुड है, कुड है, माइट है, जितने भी मॉडल एक्सिलरी आप उन सब के साथ हैव लिखेंगे। आप कभी भी उनके साथ हैज या हैड नहीं लिखेंगे। ये याद रखिएगा, जहां पर भी इनको मेन वर्ब के तौर पर आपने हैव को यूज करना है, हैज या हैव को यूज करना है, तो आपने याद रखना है आपने हैज को मेन वर्ब के तौर पर यूज नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म के तौर पर किसको यूज करना है, हैव के तौर पर। तो अभी बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने क्या यार सेंटेंस पढ़ना शुरू किया, डिड ही डैश। अब जब आपने डिड पढ़ लिया, ही पढ़ लिया और आगे आपने देखा कि यार हैज आएगा या हैव आएगा, तो बहुत सारे बच्चे ही के अकॉर्डिंगली क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। जैसे सेंटेंस है डिड ही हैज, तो ही का लेना देना ही कोई नहीं है हैज के साथ। हैज या हैव जो आना है वो डिड के अकॉर्डिंगली आना है, फर्स्ट फॉर्म आनी है और फर्स्ट फॉर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। तो याद रखिएगा जहां पर भी डू, डज, डिड आ जाए आपने सब्जेक्ट को देखना भी नहीं है, सब्जेक्ट के साथ अग्री करवाना भी नहीं है, आपने उसके साथ जस्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और अगर हैज या हैव है तो डेफिनेटली कौन सी फॉर्म आएगी, हैव आएगा। तो यहां पर हमारे पास बेटे करेक्ट ऑप्शन डू के लिए कौन सा होगा, बीटा होगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, द डॉग एंड द कैट। अब डेफिनेटली जब डॉग है, कैट है और दोनों को एंड के साथ कंबाइन किया गया है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, दो डिफरेंट नाउन्स हैं, एंड के साथ कंबाइन किया गया है, तो हम उनको प्लूरल ट्रीट करेंगे। प्लूरल ट्रीट करेंगे तो हैज और हैव तो आ नहीं सकता, सॉरी हैज और मुझे अरेज करना होगा, हैज और क्या नहीं आ सकता,
हैज और हमारे पास हमने सिंगुलर नहीं आ सकता, बाकी तीनों तो है ही प्लूरल, तो हैज नहीं आ सकता। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है जी कि डैश बीन फेड। अब डैश बीन फेड है ना, तो वर बीन फेड या आर बीन फेड तो सेंटेंस ही नहीं बनता है। सेंटेंस ही हमारे पास क्या बनता है, पैसिव हैव बीन फेड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, तो पैसिव सेंटेंस है हमारे पास। उसके बाद चलेंगे हिज वर्क्स। देखिए हमने जब नाउन पढ़ा तो नाउन में हमने कुछ नाउन्स पढ़े थे जिनको हम हमेशा प्लूरल ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है वर्क्स का, वैसे तो हम वर्क का प्लूरल वर्क्स नहीं बनाते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन जब आप वर्क का मतलब लेते हैं डिस्कवरीज, इन्वेंशन या कोई भी किसी फील्ड में किया गया काम जो उसके हैं, तो हम उसके लिए वर्क्स का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह आपके पास पेन्स का वर्ड है, सफरिंग को हम बोलते हैं, डिफिकल्टी को हम बोलते हैं। इसी तरह आपके पास ऑर्डर्स का वर्ड था, नाउन था। इसी तरह आपके पास रिमेन्स का नाउन था। ये हमने नाउन में पढ़े थे कि ये वो नाउन्स हैं जिनको आपने हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है, इनको आपने कभी भी सिंगुलर ट्रीट नहीं करना। तो हिज वर्क्स ना तो आर हो सकता है ना हैव हो सकता है। डैश एप्रिशिएबल, जब एप्रिशिएबल एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो अगेन वही बात, हमें लिंकिंग वर्ब चाहिए, तो हमें क्या लिखना होगा, हमें सॉरी मैंने आर को कट कर दिया, मुझे आर को कट नहीं करना, हैव को कट नहीं करना, मुझे सिंगुलर को निकालना है। तो सिंगुलर में इज है और हैज है, आर या हैव में से हमें क्या लिखना है बेटे, आर लिखना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। हम हैव एप्रिशिएबल तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर एप्रिशिएबल। तो ये नाउन है। मैंने आपको ये कहा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या है कि आप नाउन पढ़ें, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या है कि आप प्रोनाउन पढ़ें, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या है कि आप इन दोनों से पहले वर्ब पढ़ें। ये तीन चीजें पढ़ने के बाद आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई अफाका होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन ही रहेगी, यार कौन सी बात कहां पर आ गई, कैसे आ गई, पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, मैनी आ मैन। हम मैनी के तीन स्ट्रक्चर पढ़कर आए हैं। हमने कहा मैनी के साथ, हमने क्या कहा जी कि मैनी के साथ हमारे पास क्या है, ये एक मिनट, मैंने आपको कहा ना ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना आपने, ये आपको सफर करना पड़ेगा थोड़ा सा मेरे साथ। ठीक है, आप देखें हमारे पास है जी मैनी। मैनी के साथ हमारे पास तीन स्ट्रक्चर है। मैनी के साथ प्लूरल नाउन आएगा, ट्रीट भी प्लूरल किया जाएगा। मैनी आ के साथ हमने कहा था हम सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे और इसको ट्रीट भी सिंगुलर करेंगे। फिर तीसरा जो स्ट्रक्चर था वो हमारे पास था अ गुड मैनी या अ ग्रेट मैनी, और इन दोनों सूरतों में हमने क्या कहा था कि इसके साथ प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और उसको ट्रीट भी क्या करना है, प्लूरल करना है। ये तीन स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। जब मैनी आ मैन आ गया तो डेफिनेटली हमने इसको क्या ट्रीट करना है बेटे, सिंगुलर। सिंगुलर ट्रीट करना है तो हम हैव नहीं लिख सकते, वर नहीं लिख सकते, और आगे थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो हम इज सफर्ड तो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हैज सफर्ड। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। मैनी अ मैन हैज सफर्ड ड्यूरिंग पार्टीशन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, बीटा। इज के साथ हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद है द चीफ अलोंग विद। अलोंग विद आ गया तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ रहनी है, फर्स्ट वन के साथ। फर्स्ट वन सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम ना तो आर लिख सकते हैं ना हैव लिख सकते हैं। और इन्वॉल्व्ड है, इन्वॉल्व्ड हमारे पास यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के तौर पर हम क्या लिखेंगे, द चीफ अलोंग विद हिज फैमिली इज इन्वॉल्व्ड। हैज इन्वॉल्व्ड नहीं लिखेंगे, इज इन्वॉल्व्ड लिखेंगे कि वो इस काम में इन्वॉल्व्ड है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, चार्ली। उसके बाद है शी शैल डैश सून। समटाइम्स नहीं, बहुत दफा ऐसा होता है कि हमने वर्ब जो लिखना होता है ना, सिंगुलर प्लूरल या वर्ब की जो फॉर्म लिखनी होती है वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली लिखनी होती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि यार जहां पर भी डू डज या डिड आ गया तो हमें डू डज और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अब यहां पर शैल लिख दिया गया ना, तो एक बात तो पल्ले बांध ले, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है यार, और अगर शैल हैव होता तो थर्ड फॉर्म आती, शैल बी होता तो आईएनजी फॉर्म आती। तो सिंपल सी बात है, यहां पर शैल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, कम्स नहीं हो सकता, कमिंग नहीं हो सकता, केम नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, अल्फा होगा। और मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं, जब तक वर्ब नहीं पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ना कीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी,
परेशानी हो जाएगी। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से तो कभी भी आपने अपनी ग्रामर स्टार्ट नहीं करनी है। ग्रामर स्टार्ट करनी है वर्ब से, वर्ब के बाद नाउन पे, नाउन के बाद प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद आपने आना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीजल्स ये उस ग्रुप का हिस्सा है जिसमें सारे के सारे नाउन एस पे खत्म होते हैं, लेकिन हमने उनको क्या ट्रीट करना होता है, सिंगुलर। जैसे हमारे पास बीमारियों के नाम है, मीजल्स है, मम्स है, एड्स है, हमारे पास स्पोर्ट्स के नेम्स हैं, जैसे हमारे पास बिलियर्ड्स है, हमारे पास डॉट्स हैं, हमारे पास न्यूज का वर्ड था, हमारे पास वेजिस का वर्ड था, मतलब ये एस पे खत्म होंगे, लेकिन हमने इनको सिंगुलर ट्रीट करना है। तो मीजल्स आर नहीं हो सकता, मीजल्स वर नहीं हो सकता, और इज और हैज में से मीजल्स हैज अ कॉमन डिजीज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मीजल्स इज अ कॉमन डिजीज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, बीटा। उसके बाद है जी आपके पास द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। देखें वैसे तो ऑफ आ जाए तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ जाती है, फर्स्ट वन के साथ। हम बोलते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो फर्स्ट वन प्रेफरेंस जाएगी तो हम बोर्ड के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। बोर्ड सिंगुलर है, लेकिन एक्सप्रेशन आपने दो याद रखने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। आपके पास द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक एक्सप्रेशन है अ ग्रुप ऑफ अस। दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ये सिंगुलर लगेंगे, ये सिंगुलर लगेंगे ऑफ की वजह से, फर्स्ट प्रेफरेंस रूल की वजह से, लेकिन खुदा का खौफ खाइएगा ये सिंगुलर नहीं है। आपने इनको हमेशा क्या ट्रीट करना है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ ग्रुप ऑफ अस क्या ट्रीट होगा, प्लूरल ट्रीट होगा। जब प्लूरल ट्रीट होगा इसका मतलब तो हम हैज बीन तो लिख ही नहीं सकते, और आर बीन तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, वर बीन कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा बेटे, हैव बीन। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। अ ग्रुप ऑफ अस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, याद रखिएगा आपने इनको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना, आपने इनको हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है। दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ये प्लूरल लगेंगे, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। फ्यू एप्लीकेंट्स आ गया तो डेफिनेटली हमने इसको प्लूरल ट्रीट करना है। आ फ्यू हो, दा फ्यू हो, फ्यू हो, मीनिंग डिफरेंट होता है, लेकिन ट्रीट इनको प्लूरल किया जाता है। फ्यू की सूरत में ना होने के बराबर होता है, आ फ्यू की सूरत में पॉजिटिवली होता है, दा फ्यू की सूरत में हमारे पास क्या होता है, मखसूस स्पेसिफिक की बात कर रहे होते हैं, लेकिन तीनों सूरतों में आपने इसको ट्रीट प्लूरल के तौर पर करना होता है। तो फ्यू एप्लीकेंट जब प्लूरल ट्रीट करना है तो हैज नहीं हो सकता। पहली बात, बैग्ड आउट, बैग्ड आउट याद रखिएगा, अपनी बात से फिर जाना, पीछे हट जाना हम बोलते हैं। तो हम इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो डेफिनेटली हम इसको आर या वर्ब के साथ तो नहीं लिखेंगे, हम इसको किसके साथ लिखेंगे, हैव के साथ। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, एक्टिव सेंटेंस में फ्यू एप्लीकेंट्स हैव बैग्ड आउट। फ्यू एप्लीकेंट्स में मतलब ना होने के बराबर जो एप्लीकेंट्स है वो पीछे हट गए, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, या मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं, वो अपने वादे से फिर गए, अपनी बात से फिर गए, उसके बाद अपनी कमिटमेंट से फिर गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, सम ऑफ द राइस। हमने नाउन देखना होता है, हमने क्वांटिफायर नहीं देखना होता। जब हमने नाउन देखा तो नाउन हमारे पास क्या है, राइस। राइस हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो डेफिनेटली क्या ट्रीट होगा, सिंगुलर। जब सिंगुलर ट्रीट होगा तो हम आर नहीं लिख सकते, हैव नहीं लिख सकते, और आगे लिखा हुआ है स्टिल लेफ्ट। तो सेंटेंस सम ऑफ द राइस डैश स्टिल लेफ्ट। अगर आप इसको लिखेंगे ना, सम ऑफ द राइस हैज स्टिल लेफ्ट, तो आप हैज स्टिल लेफ्ट तो हमारे पास एक्टिव सेंटेंस चला जाएगा। हमें एक्टिव सेंटेंस बनाना नहीं है, हमें क्या बनाना है, सम ऑफ द राइस इज स्टिल लेफ्ट। ठीक है, कि कुछ राइस अभी भी रह गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसका याद रखिएगा। जब कभी भी जेरेंड को, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को, जिसको हम नाउन के तौर पर यूज करते हैं और सेंटेंस में हम इसको सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं, जब भी इसको आप सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे तो आपने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है। जैसे हम गार्डनिंग इज बोलते हैं, बोटिंग इज बोलते हैं, हंटिंग इज बोलते हैं, स्विमिंग इज बोलते हैं, स्मोकिंग इज बोलते हैं, इसी तरह रीडिंग इज बोलते हैं, इसी तरह पब्लिक स्पीकिंग आर तो किसी सूरत नहीं होगा, क्या होगा, इज अ स्किल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा डेल्टा। आर प्लूरल की वजह से नहीं आएगा, है प्लूरल की वजह से नहीं आएगा, और हैज के साथ हमारा सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता। उसके बाद है जी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जब भी
किसी भी प्लूरल नाउन को किसी भी नाउन के नेम के तौर पर यूज किया जाएगा तो हमने उसको बेटे किसके तौर पर ट्रीट करना होता है, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना होता है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेंड अ लॉट ऑफ हेल्प, उसने भेजी है। तो यहां पर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैव सेंट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, हैज सेंट। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, अल्फा। जैसे हम किताबों के नाम लिख देते हैं वो प्लूरल होते हैं, जर्नल का नाम लिख देते हैं वो प्लूरल लेते हैं। इस तरह कंट्री नेम्स होते हैं, जैसे नीदरलैंड्स है, वेस्ट इंडीज है, फिलिपाइंस है, यूनाइटेड स्टेट्स है। इसी तरह हमारे पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। जब भी कोई प्लूरल नाउन किसी चीज के नाम के तौर पर यूज होगा तो हमने उसको सिंगुलर ट्रीट करना, हमने उसको प्लूरल ट्रीट नहीं करना। तो इसलिए यहां पर हमारे पास क्या आएगा, अल्फा आएगा। ठीक है, उसके बाद है पोल्ट्री। अब यहां पर याद रखिएगा पोल्ट्री डैश बिकम क्वाइट डेयर। अच्छा पहली बात तो यहां पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, डेयर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, डियर होगा। मतलब यह वो डेयर तो कुछ और मीनिंग में चला जाता है, डियर का मतलब होता है कॉस्टली, एक्सपेंसिव। डैश गोन अवे फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द पुअर। अब दो बातें याद रखेंगे। देखिए पहली बात, ये पोल्ट्री का वर्ड जो होता है ना, पोल्ट्री, ये वर्ड याद रखिएगा। वैसे तो जब इसका मतलब बर्ड्स होता है ना, ठीक है, तो हम इसको हमेशा क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। जब इसका वर्ड बर्ड्स है, मतलब मैं कहता हूं यार वो ना पोल्ट्री को पाल रहा है, उसकी पोल्ट्री बड़ी अच्छी पल रही है, उसकी पोल्ट्री की ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही है। पोल्ट्री का मतलब मैंने यहां पर जितने भी सेंटेंसेस बोले ना, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि मैं बर्ड्स की बात कर रहा हूं। जब मैं बर्ड्स की बात कर रहा हूं ना तो फिर हम उसको प्लूरल के तौर पर लेंगे। लेकिन जब मैं इसको इंडस्ट्री के तौर पर ले रहा हूं ना, ठीक है, तो मैं फिर इसको किसके तौर पर ट्रीट करूंगा, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करूंगा। ये याद रखिएगा, आपने सेंटेंस पढ़ लेना है, सेंटेंस को पहले समझ लेना है। जैसे देखिए कहता है पोल्ट्री डैश बिकम क्वाइट डियर, जो पोल्ट्री की इंडस्ट्री है वो बड़ी महंगी हो गई है। डैश गोन अवे फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द पुअर, और वो गरीब आदमी की पहुंच से बाहर चली गई है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पोल्ट्री हैज बिकम, क्योंकि थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, और चूंकि थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो अगेन क्या लिखेंगे, हैज गोन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, अल्फा। हम यहां पर पोल्ट्री को बर्ड्स की सूरत में नहीं ले रहे, हम यहां पर पोल्ट्री को इंडस्ट्री की सूरत में ले रहे हैं, जो मीट इंडस्ट्री है उसकी सूरत में ले रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास है मेजॉरिटी। देखें अगर अकेला मेजॉरिटी का वर्ड लिखा हुआ है ना और उसके साथ ऑफ नहीं लिखा हुआ है, नाउन नहीं लिखा हुआ, अकेला मेजॉरिटी लिखा हुआ है, चाहे वो आ मेजॉरिटी लिखा हुआ है या दा मेजॉरिटी लिखा हुआ है या मेजॉरिटी लिखा हुआ है। वैसे आप सेंटेंस भी याद रखिएगा, बोलते हैं मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, आप सेंटेंस बोलते रहते हैं। मेजॉरिटी को आपने हमेशा क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ करके साथ में नाउन लिखा हुआ है तो फिर ये डिपेंड करता है साथ वाले सब्जेक्ट पे, साथ वाले नाउन पे। क्या आप उसको अगर वो सिंगुलर है तो आप उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और अगर वो प्लूरल है तो आप उसे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। जैसे हम पहले भी बोलते आए हैं, हमने कहा कि अ मेजॉरिटी ऑफ क्लास इज होगा और अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर होगा। तो वो आर्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता वो ऐसी एक रूल आप देख रहे होंगे, पढ़े होंगे कि आ मेजॉरिटी ऑफ सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, दा मेजॉरिटी ऑफ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आ मेजोरिटी ऑफ लिखा हो या दा मेजोरिटी ऑफ लिखा हो या मेजोरिटी ऑफ लिखा हो, सिंपल बात याद रखिएगा। अगर अकेला मेजोरिटी लिखा हुआ है, चाहे वो आ मेजोरिटी है, दा मेजोरिटी है या मेजोरिटी है, तो वो सिंगुलर रहेगा। अगर ऑफ लिखा हुआ है तो फिर हम साथ वाले नाउन पर देखेंगे, अगर वो सिंगुलर हुआ तो हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, अगर वो प्लूरल हुआ तो हम प्लूरल ट्रीट करेंगे। यहां पर आप देखेंगे मेजोरिटी इन द वर्ल्ड, अब ऑफ नहीं लिखा हुआ, अकेला मेजोरिटी का वर्ड लिखा हुआ ना, तो हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि हम प्लूरल वाले ऑप्शन तो वैसे ही खत्म कर देंगे। हैव लैक्ड नहीं हो सकता, लैक नहीं हो सकता, लैक नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचती है, दैट इज लैक्स एंड सफर्स। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, बीटा। अकेला मेजॉरिटी होगा तो हमने इसको सिंगुलर ट्रीट करना, हमने इसको प्लूरल ट्रीट नहीं करना। डू यू नो व्हाई ही डैश ऑन द सेम बाइसाइकिल। अब देखें यहां पर हमने ही के साथ देखा, तो अगर हमने प्रेजेंट में रहना है तो हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन करना है, और अगर हमें पास में रहना है तो सेकंड फॉर्म लिखनी है। लेकिन जस्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ही के साथ सेंटेंस नहीं बना सकते। इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन तो यहीं पर गलत होता है। दूसरी बात याद रखिएगा, जब कभी भी आप प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लिख रहे होते हैं ना, तो जब हमने नाउन पढ़ा था आपको याद होगा, हमने जेरेंड और इन्फिनेटिव का जब रूल पढ़ा था तो मैंने आपको दो रूल्स पढ़ाए थे, इन्फिनेटिव और जेरेंड में। मैंने आपसे कहा था
कि प्रेपोजिशन के बाद आपने हमेशा जेरेंड यूज करना है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करना है, और एडजेक्टिव के बाद आपने हमेशा क्या यूज करना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आपने इन्फिनेटिव यूज करना है। ये हमने चार रूल्स पढ़े थे इन्फिनेटिव और जेरेंड के, तो उसमें से एक रूल ये था कि जहां पर भी प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, और जहां पर भी एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहां पर चूंकि ऑन लिखा हुआ है तो हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो आईएनजी फॉर्म हैव नहीं हो सकता, हैविंग होता तो हम उसको जरूर कंसीडर करते, हैव नहीं हो सकता, ऑन हैव द सेम बाइसाइकिल नहीं होगा, तो हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए। आईएनजी फॉर्म बीटा में भी लिखी हुई है, चार्ली में भी लिखी हुई है। अब देखिए ये जो इंसिस्ट करना है ना, ये कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो रूटीन होता है, जो मतलब यूजुअली होता रहता है, जो वर्क होता है, जो उसकी आदत होती है, हैबिट होती है। मतलब आप किसी भी चीज पर इंसिस्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई ऐसा एक्शन था जो पास्ट में हुआ, एक दफा हो गया, बात खत्म होगी। आप हमेशा बाइसाइकिल लेने पे तो इंसिस्ट नहीं करते रहते ना, मतलब ऐसा काम तो नहीं है जो कल भी जारी था, आज भी है, आने वाले वक्त में भी होता रहना। तो हम ऐसे एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं जो कि काम होता था, होता भी है और होता रहेगा भी। तो ऐसे एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। यहां पर सेंटेंस कंप्लीट होगा किसके साथ, सेंटेंस कंप्लीट होगा, डू यू नो व्हाई ही इंसिस्टेड ऑन बाइंग द सेम बाइसाइकिल। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इंसिस्ट करने को किसी चीज पर रूटीन नहीं बना सकते, हम उसकी हैबिट नहीं बना सकते, हम उसका ऐसा कोई एक्शन नहीं, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप कोई बात नहीं लिख सकते कि ये काम होता ही रहना है, होता ही हुआ करता था, होता है और होता भी रहेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंसिस्टेड को आपने पास्ट इंडेफिनिट में लिखना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से अच्छे तरीके से देखिएगा। उसके बाद है जेंट्री। अब जेंट्री उन नाउन्स में से है जिनको हम हमेशा प्लूरल ट्रीट करते हैं। जेंट्री है, पुलिस है, नोबिलिटी है, उसके बाद पोल्ट्री है, अगर हम उसको किस सूरत में लेते हैं, बर्ड्स की सूरत में लेते हैं, इंडस्ट्री की सूरत में लेंगे तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे। एक पूरा ग्रुप आपको पढ़ाया था मैंने नाउन में, ये सारे के सारे वो नाउन है जिनको आप हमेशा प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो जेंट्री को आपने प्लूरल ट्रीट करना है, अमीर लोगों को हम बोलते हैं। तो जेंट्री डैश यूजुअली वेरी हैंडफुल, क्योंकि एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो हमें लिंकिंग वर्ब चाहिए। तो पहली बात है, सिंगुलर के लिए हम इज तो लिख नहीं सकते, हमें आर लिखना है। आर लिखेंगे तो हम उसको दोबारा भी प्लूरल ही ट्रीट करेंगे ना, सिंगुलर ट्रीट तो नहीं करेंगे, तो हैज नहीं आएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, आर, जेंट्री आर, और एंड हैव अ ग्रेट रोल। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4, शी एज वेल एज, और अगेन एज वेल एज आ गया तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ है, फर्स्ट वन के साथ। फर्स्ट वन चूंकि सिंगुलर है तो हम पहले प्लूरल वाली ऑप्शंस को हटाएंगे, और प्लूरल वाली ऑप्शन क्या है, बीटा आर। अब उसके बाद है जी अदर सिस्टर इज क्वाइट, ठीक है, अब इज तो यहां पर आ गया, इज क्वाइट टिमिड एंड डैश टू फेस अदर, ठीक है। अब हमें दोबारा भी सिंगुलर ही लिखना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हेजिटेटिंग के साथ तो कोई टेंस ही नहीं बनता, और हेजिटेट चूंकि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम फर्स्ट फॉर्म लिखते, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है प्रेजेंट में तो हमने उसके साथ एस का एडिशन करना होता है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, अल्फा, जिसमें हम इज के साथ क्या लिखेंगे, हेजिटेट्स। और इसी के साथ ही हमारी फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल होती है। और मैं आपको एंड पे बता दूं, ये जो एक्सरसाइज हैं ये आपको इंग्लिश की बुक में सारी की सारी एज इट इज मिलेंगी, और साथ में क्यूआर कोड भी लगा होगा। मैंने आपको क्या कहा कि इंशाल्लाह ताला आप इंग्लिश बुक देखेंगे कि मेरी इंग्लिश की बुक जो होगी इंशाल्लाह ताला ये वन ऑफ इट्स काइंड होगी, मतलब पाकिस्तान में शायद ही पहली ग्रामर की ये बुक होगी जिसमें क्यूआर कोड्स हैं। आप कोई एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे, साथ क्यूआर कोड होगा, स्कैन करेंगे, आप इसकी डिस्कशन पर आ जाएंगे। आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, क्यूआर कोड होगा, स्कैन करेंगे, आप उस टॉपिक पे चले जाएंगे। तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेज है ना, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज उस बुक में शामिल हैं, और वो पूरे का पूरा है, उसमें एक प्रैक्टिस पोर्शन अलहदा से बना हुआ है। इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के गालबन 300 के करीब जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने वाले हैं। 4 एक्सरसाइज हो गई, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज 5 के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।